वेलकम बैक टू द आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हम लोग पिछले सेशन में बात कर रहे थे लिविंग बीइंग का क्राइटेरिया के बारे में। तो लिविंग बीइंग की जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग देखे थे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक एक करके हम लोग उसके बारे में स्टडी कर रहे थे कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग वर्ल्ड पर, जो लिविंग बीइंग हैं उन पर किस तरह से लागू होते हैं, किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। तो ग्रोथ के वो हम लोग स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज वो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, आप लोग पिछले क्लास में ही ऑलरेडी स्टडी किए होंगे कि रिप्रोडक्शन हिंदी में बोले तो जनन। क्या है जनन? एबिलिटी टू फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू पेरेंट्स। कोई भी पेरेंट है, दैट मीन्स कोई भी पेरेंट है उसमें ऐसा क्षमता, ऐसा कैपेबिलिटी जिससे वह अपने नए ऑफस्प्रिंग मतलब नई संततियों की उत्पत्ति कर सके, वह भी अपने समान, अपने स्पेसीज के समान, आइडेंटिकल। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। दैट इज एबिलिटी टू reproduce young ones or offspring identical to itself। अपने समान, अपने खुद के समान किसी भी यंग वंश को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 10th क्लास में कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के भी दो मोड्स होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। दैट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यही दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन का। और मोस्टली अगर कहा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है, तो वो कौन सा पॉइंट है? असेक्सुअल और सेक्सुअल में सबसे जो सेपरेटिंग पॉइंट है वो है मियोसिस और फ्यूजन। दैट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस दैट इज गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और यही जो दो हैप्लॉइड मेल गैमेट, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और दूसरा हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और उसी से क्या होता है? एक नए ऑफस्प्रिंग का क्या होता है? वहीं से उत्पत्ति होता है, रिप्रोडक्शन होता है। बट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ ना तो मियोसिस होता है, ना ही दैट मीन्स गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है और ना ही फ्यूजन होता है। अंडरस्टैंड? यही मेन इसमें डिफरेंस है। और इससे क्या रिजल्ट क्या आता है कि यहाँ पर जब मियोसिस नहीं हो रहा, गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा, गैमेटोजेनेसिस जब हो ही नहीं रहा तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि सिनगामी हो, दैट इज फर्टिलाइजेशन हो। जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो जो प्यूरिटी है, जो स्पेसीज का प्यूरिटी है वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन क्या रहता है? कंटिन्यूटी उसका मेंटेन रहता है, प्यूरिटी बना हुआ रहता है। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो अलग अलग जो गैमेट्स हैं, एक गैमेट कहीं और से, दूसरा गैमेट कहीं और से, तो उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो बेसी बात है कि डिफरेंट होगा। तो जो दो डिफरेंट गैमेट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो गोनैड्स है, जो गैमेट्स हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो एक नया सीक्वेंस बनेगा, नया जेनेटिक सीक्वेंस बनेगा। तो जो नया जेनेटिक सीक्वेंस बनेगा उसका कैरेक्टर, बिहेवियर एवरीथिंग उसमें क्या होगा? नया होगा। तो इससे क्या होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग हमें मिलते हैं, जो प्रोजेनी मिलते हैं, उसमें वेरिएशन आता है। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्यूरिटी क्या होता है? मेंटेनेंस रहता है। प्यूरिटी ऑफ स्पेसीज आर मेंटेन जनरेशन टू
जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, किसी भी स्पेसीज का प्योरिटी मेंटेन्ड होता है। ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना तो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स ना ही मियोसिस होता है और ना ही फ्यूजन होता है, दैट इज मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस एंड सिनगैमी डू नॉट टेक्स प्लेस। ये सारे इवेंट जो मियोसिस का इवेंट है और सिनगैमी का इवेंट है, ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता ही नहीं है। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, आप लोग डायरेक्ट एक लाइन में आप लोग डेफिनेशन पढ़े हैं कि दो अपोजिट सेक्स वाले क्या होते हैं, स्पेसीज आते हैं और एक साथ मिल करके किसी नए ऑफस्प्रिंग का रिप्रोडक्शन करते हैं। तो दो अपोजिट सेक्स वाले, दैट इज एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, एक मेल या दूसरा फीमेल, ये दो पेरेंट्स भी हो सकते हैं या एक पेरेंट भी हो सकता है। एक पेरेंट का कहाँ, जैसे एनिमल्स की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट टाइप ऑफ एनिमल, जो कि एक ही एनिमल में क्या होते हैं, मेल गोनाड्स भी होते हैं और फीमेल गोनाड्स भी होते हैं। दोनों तरह के गैमेट जो है क्या होते हैं, एक ही सेम इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और वही अगर प्लांट में कहे तो बाइसेक्सुअल प्लांट, मोनोसियस प्लांट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मियोसिस और सिनगैमी क्या होता है, नेसेसरी होता है, दैट इज मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस एंड सिनगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ gametes आर नेसेसरी। ये नेसेसरी इवेंट है और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इससे जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं, इस ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, वेरिएशन आता है। वेरिएशन इंक्रीजेज among the species। उस स्पेसीज में क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन है। बट रिप्रोडक्शन का जो मेन थिंग है, हम ये रिप्रोडक्शन का जो क्षमता है ये लिविंग वर्ल्ड में होता है, लिविंग बीइंग में होता है। बट क्या हम इसको डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं, दैट इज ये पूरे के पूरे जितने भी लिविंग बीइंग हैं उन सभी पर लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा नॉर्मल देखने से तो लगता है कि हाँ रिप्रोडक्शन हर किसी पे एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो नए ऑफस्प्रिंग आएंगे कहाँ से? तो ये तो इस तरह से लगता है। बट अगर हम ये कहें कि लिविंग बीइंग के लिए रिप्रोडक्शन होना नेसेसरी है तो ये गलत होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ लिविंग बीइंग है जो सजीव हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो क्या उसमें उनके बीच का उनका जो जीवन यापन है उनको सजीव कहने का हक, लिविंग बीइंग कहने का हक छीन लेंगे? हाँ, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल जैसे कि म्यूल्स आम भाषा में कहे तो खच्चर। कुछ पता है इसके बारे में? ये जो म्यूल्स है एक्चुअल में नेचर के द्वारा ये डेवलप किया गया नहीं है, ये हम आर्टिफिशियली डेवलप किए हुए हैं कुछ लैब के अंदर। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा साइंस कितना डेवलप कर चुका है, तो उसी साइंस की हेल्प से, टेक की मदद से क्या किया, म्यूल्स खच्चर को हम लोग डेवलप किए हुए हैं। ये एक्चुअल में डेवलप किया गया है हॉर्स और डंकी की हेल्प से, और वो भी हॉर्स फीमेल और डंकी मेल। देखिए मैटिंग, दो अलग अलग स्पेसीज हैं, दो डिफरेंट स्पेसीज। तो क्या दो डिफरेंट स्पेसीज एक साथ कभी मैटिंग कर सकते हैं नेचुरली? ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बट आज हमारे साइंस में जो लैब है, लैब में आर्टिफिशियली इसको क्या किया गया है, फीमेल हॉर्स का ओवा और डंकी, मेल डंकी का क्या
स्पर्म ले करके आर्टिफिशियली लैब में इसका मैटिंग करा करके एक नए इंडिविजुअल को तैयार किया गया है जिसका नाम है म्यूल्स। एक चीज़ और है, ये जो म्यूल्स होते हैं, जो भी जितने भी म्यूल्स होते हैं वे सभी म्यूल्स स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं ये? स्टेराइल। दैट मीन्स कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी म्यूल्स है इस दुनिया में, आप जितना भी म्यूल्स डेवलप कर लीजिए, लेकिन दो म्यूल्स मिल करके किसी नए म्यूल्स का डेवलपमेंट कर ले, अपने नए ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर ले, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वे स्टेराइल हैं। तो क्या हम म्यूल्स को लिविंग वर्ल्ड से, लिविंग बीइंग से अलग कर देंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। और देखिए, स्टेराइल कपल, हमारे कुछ जो ह्यूमन का ही बात करते हैं, दूसरे का नहीं, ह्यूमन मनुष्य का ही बात करते हैं। कुछ लोगों के बारे में सुने होंगे आम भाषा में बांझपन का नेचर। बांझपन का नेचर कहने का मतलब कि उनके पास फर्टिलिटी नहीं है, फर्टिलिटी का कैपेबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स वो अपने ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जब ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग, तो क्या उस ह्यूमन बीइंग को भी हम लिविंग बीइंग से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वर्कर बीज, ये जो वर्कर बीज होते हैं, मधुमक्खी का कोई भी जो ग्रुप होता है उसमें क्या क्या होते हैं? 3 तरह के मधुमक्खियाँ होती हैं, एक क्वीन, दूसरा वर्कर बीज और तीसरा ड्रोन। क्वीन जो कि फीमेल बी होती है, फीमेल मधुमक्खी होती है। ये वर्कर बीज भी एक्चुअल में फीमेल ही होती है, बट इनमें फर्टिलिटी का जो कैपेबिलिटी है ये नहीं होता। ये स्टेराइल हनी होते हैं, स्टेराइल हनी बी, और ड्रोन मेल हनी बी होते हैं। तो ये जो वर्कर बी है, इनमें ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी नहीं होता। तो क्या इसको हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होना किसी भी लिविंग वर्ल्ड के लिए नेसेसरी है? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर के अंतर्गत नहीं रखा जाता। दैट इज हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग बीइंग। अंडरस्टैंड? ये हमारा रिप्रोडक्शन है। इस तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग लिविंग बीइंग का नेक्स्ट कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, और हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? मेटाबॉलिन। तो मेटाबॉलिन को देखते हैं, उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, लिविंग बीइंग का नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है मेटाबॉलिन। मेटाबॉलिन आप लोग नाम सुने होंगे, मेटाबॉलिन 10th क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़े हैं का, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स पढ़े होंगे। तो बस सेम यही है। मेटाबॉलिन कहने का मतलब कि कोई भी सेल है, कोई भी लिविंग बीइंग है, तो वो जो सेल, लिविंग बीइंग का जो सेल होता है, उस सेल के अंदर कुछ न कुछ उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में हमेशा कुछ न कुछ रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। हमेशा कंटिन्यूअस कुछ न कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होता ही रहेगा। ये रहा, उसका रेट स्लो हो, रैपिड फास्ट हो, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। बट जब तक वो लिविंग है तब तक उसे मेटाबॉलिन होता ही रहेगा। मेटाबॉलिन दैट मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहेगा। तो किसी भी सेल के अंदर होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उन सभी को कलेक्टिवली मेटाबॉलिन बोला जाता है। दैट इज मेटाबॉलिन को क्या कह सकते हैं? सम ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन occurring in a cell। किसी भी सेल के इनसाइड जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिन कहा जाता है। ये मेटाबॉलिन भी 2 तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है कैटाबॉलिन और दूसरा होता है एनाबॉलिन।
आम भाषा में इसको नाम बताएं, आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं। कैटाबोलिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद है वियोजन अभिक्रिया, उसमें कोई एक प्रोडक्ट क्या होता है, टूटता है और 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट को बनाता है, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। जस्ट इसी का रिवर्स, 2 या उससे अधिक जो रिएक्टेंट हैं मिलेंगे और मिल करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। सेम यही है, कैटाबोलिन दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एनाबोलिन दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग बायो की भाषा में कहते हैं, कैटाबोलिन को डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन और एनाबोलिन दैट इज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। इसको डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, सेम वही है जो आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन दैट इज एनी वन रिएक्टेंट broken down to 2 or more products। एग्जाम्पल डाइजेशन। डाइजेशन आप लोग पढ़े हैं, हम लोग भोजन करते हैं, कोई फूड के रूप में राइस ले, ब्रेड ले या फास्ट फूड अदर जो भी हो, प्रोटीन पल्सेज वगैरह कुछ भी ले, हमारा बकल कैविटी में जैसे ही आता है, बकल कैविटी से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। देखिए हम लोग भोजन के रूप में ले क्या रहे हैं, जैसे चावल ले लें या रोटी ले लें या दाल वगैरह कुछ भी ले लिए, ये एक भोजन के रूप में हम ले लिए, एक रिएक्टेंट है हमारा भोजन। अब उसको बकल कैविटी से उसका डाइजेशन शुरू होगा, बकल कैविटी उसके बाद ओसोफेगस, देन स्टोमक, देन इंटेस्टाइन तक मूव करेगा। इसमें टोटली उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन होने के बाद उसमें जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, भिलाई मौजूद होता है और उसी भिलाई से क्या होता है, वहाँ से उस जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से जो न्यूट्रिशन है उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक्सट्रैक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो वहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन होता है, किसके रूप में एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। उसमें भी अगर विटामिन्स का ही बात किया जाए तो सेवरल्स टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी के, इस तरह से, और उसके साथ साथ फैट। तो ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग फूड एक टाइप का फूड ले रहे हैं, अर्थात कि रिएक्टेंट हमारा एक है, लेकिन उसमें से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इस तरह का रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, दैट इज क्या है वो हमारा कैटाबोलिन। उसी तरह से रेस्पिरेशन है, एनाबोलिन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं आप लोग, 10 क्लास में बिल्कुल पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और एवरीथिंग मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्लांट में पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, कोई भी जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, जल का यूज कर रहे हैं, दैट इज वाटर का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, सनलाइट का यूज कर रहे हैं, और इन सभी को यूज कर रहे हैं। क्लोरोफिल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उस फोटोसिंथेसिस बना, दैट इज 2-3 रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद हम क्या बना रहे हैं, एक हमारा जो एक यूनिट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये इस तरह का जो रिएक्शन है, ये किस तरह का रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो इसको हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज एनाबोलिन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। दैट इज हम क्या कर सकते हैं, 2 or more reactant molecule combines to form a new product molecule। और इसका कॉमन एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस।
इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है मेटाबॉलिज्म। अब लेकिन मेटाबॉलिज्म को जो है क्या कह सकते हैं आप लोग खुद से सोचिए तो, मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग बीइंग के लिए डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? खुद से सोचिए कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी इस दुनिया में सजीव इस यूनिवर्स में, क्या उनके लिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, दैट इज सभी के ऊपर अप्लीकेबल है या नहीं है? सोचिए तो, जिस भी सेल में अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो सोचिए तो वो लिविंग हो रहेगा या नॉन लिविंग हो जाएगा? बिल्कुल नॉन लिविंग हो जाएगा। जिस वक्त उसका मेटाबॉलिज्म रुका किसी भी सेल का, वो लिविंग से किस में चेंज हो जाएगा? नॉन लिविंग, दैट इज उसका डेथ हो जाएगा। जो भी मेटाबॉलिज्म है जैसे ही स्टॉप हुआ उस इवेंट को क्या कहा जाता है? डेथ। दैट इज वो जो लिविंग बीइंग था अब मर चुका है। दैट इज किसी भी लिविंग बीइंग के लिए मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। बट एक चीज़ और का यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर लिविंग बीइंग जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को है हम सिनोनिम्स किसका इवेंट है, किस तरह का इवेंट? ये अपने आप में तो ये केमिकल रिएक्शन ही है, अपने आप में केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? उससे तो अलग है नहीं। तो ये तो सेल्स में ना होकर के बाहर भी हो सकता है या नहीं? कहीं भी लैब में कोई केमिकल रिएक्शन को कराया जा सकता है। बट मेटाबॉलिज्म को हम सबसे पहले ही क्या डिफाइन किया? सम ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल। एक सेल का हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो सेल के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगा उसको हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, और मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग बीइंग के लिए क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर होगा ही होगा। दैट इज मेटाबॉलिज्म is the defining feature for living being. Understand? Cellular organization. Cellular organization हमारा लिविंग बीइंग का नेक्स्ट कैरेक्टर है। अच्छा बताइए तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? दैट मीन्स कहने का मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग हैं, एक छोटा से छोटा बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी से लेकर के ह्यूमन, एनिमल्स, क्या कह सकते हैं? टाइगर कह सकते हैं, लायन कह सकते हैं, या प्लांट भी कह सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक, हाईली एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या फिर लोअर कैटेगरी का जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कह सकते हैं। तो ये जो क्या कह सकते हैं, ये सभी जो लिविंग बीइंग हैं वो बने हुए किससे हैं? बताइए तो, सेल से। एक छोटा से छोटा सेल से ही मिल करके बने हुए हैं। सेल का ही ग्रुप, सेल चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, बने हुए किससे हैं? सेल से ही बने हुए हैं। दैट इज सेल का ही क्या? एक डेफिनिट लेवल है, एक अलग अलग स्तर है जिस पर उसका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, और सेल का ही जो भी मेटाबॉलिज्म होगा, सेल के मेटाबॉलिज्म पर ही क्या? उसके किसी भी लिविंग बीइंग की जो क्या डिपेंडेंसी है कि क्या उसमें उसका मेटाबॉलिज्म, उस लिविंग बीइंग का जो लाइफ स्पान है, जो लाइफ है, वो किस तरह से रन करेगा, उसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सेल के ऊपर, और सेल दैट इज सेल के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर के हाईली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें एक डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सबसे उसका स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या होता है? सेल। यही होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई, अगर जैसे कि अमीबा कोई हम सपोज कर लेते हैं, अमीबा क्या अपने आप में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो अमीबा है, इसका टोटल का टोटल जो लाइफ है, उसका मेटाबॉलिज्म, सेल के इनसाइड जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं वो, या उसका जो अदर फिजिकल मूवमेंट है, जैसे भोजन लेना, फूड को डाइजेस्ट करना, उसका एक्सक्रीशन, उसमें जो न्यूट्रिशन है उसका ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग क्या एक अकेला सेल ही क्या इनफ है इसके पूरी के पूरे लाइफ को कंट्रोल करने के लिए।
और वही अगर मल्टी सेलुलर का बात करें तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल, आप लोग पढ़े हैं, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यू। टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम जनरेट करते हैं, और यही टिश्यू सिस्टम क्या ऑर्गन बनता है। ऑर्गन्स किसी भी चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, ऑर्गन बनता है। अगर प्लांट का ही बात करें तो क्या होता है? स्टेम होता है, लीफ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इस तरह से होते हैं, और या फिर उसका रूट भी कहें तो सभी क्या एक ऑर्गन, प्लांट के लिए भी एक ऑर्गन की तरह। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे हैंड बोले, नेक, हेड, नोज, ये एक्सेट्रा, ये सभी क्या हमारे बॉडी का एक पार्ट्स ऑर्गन है। तो ये सभी ऑर्गन और सभी ऑर्गन कलेक्टिवली एक साथ मिल करके एक बॉडी, लिविंग बीइंग का निर्माण करते हैं। दैट इज ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, और सभी ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली एक लिविंग बीइंग को फॉर्म करता है, और सभी एक साथ काम करते हैं, एक लिविंग बीइंग का लाइफ चलता है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल है, अमीबा, एक सेल के रूप में भी अपना लिविंग जो पूरा का पूरा लाइफ है कंप्लीट कर रहा है, और एक लिविंग बीइंग जैसे प्लांट का है, एनिमल्स का है, ये सभी क्या सेल का ही एक डिफिनिट लेवल ऑफ, देखिए तो सेल का एक डिफिनिट अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जो इसका ग्रुप है, इसके अलग अलग जो इसी को मॉडिफाई करके, एक्चुअल में क्या कर रहा है? मॉडिफाई करके ही नाम दे रहा है। सेल का ग्रुप है, सेल के ग्रुप को क्या कर रहा है? टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को क्या कर रहा है? ऑर्गन, टिश्यू का ग्रुप और टिश्यू सिस्टम दैट इज ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम दैट इज लिविंग बीइंग बना रहा है। तो लेकिन इन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सभी बना हुआ स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या है? सेल। दैट इज ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन स्मॉलेस्ट पॉइंट दैट इज यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर पर, उसका अगर कोई अगर इस लिविंग बीइंग का अगर स्मॉलेस्ट पॉइंट दैट इज उसका फंक्शनल पॉइंट का है तो क्या होता है? सेल होता है। बस फर्क ये होता है कि उनका अलग अलग डिफिनिट लेवल ऑफ उसका स्टेबिलिटी होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सेल का भी कहें तो सेल में भी क्या होता है? किससे बना हुआ होता है? सोचिए तो, बायोमोलिक्यूल्स, और यही बायोमोलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स और बायोमोलिक्यूल्स, यही दो चीज़ होते हैं जो इस सेल के लिए क्या होते हैं? एक्चुअल में नेसेसरी पॉइंट होते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स नहीं है तो सेल का भी क्या होता है? उसका जो सर्वाइवल है पॉसिबल नहीं है। दैट इज सेल जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है, इस स्मॉलेस्ट पॉइंट का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में बायोमोलिक्यूल और ऑर्गेनेल है तो वो अपना लाइफ कंप्लीट कर सकता है। और अगर हम कहें कि कोई भी लिविंग बीइंग है उसके लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी है या नहीं है उसके लाइफ को कंप्लीट करने के लिए? बिल्कुल है। अगर सेल नहीं रहेगा, सेल रहेगा ही नहीं, सेल का डिफरेंट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ही नहीं, तो क्या उस किसी भी लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस संभव है? एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर also the defining feature for living being। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। तो इस तरह से हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है, और हमारा नेक्स्ट और लास्ट लिविंग बीइंग का जो कैरेक्टर है वो हमारा है कॉन्शियसनेस। इसको नोट्स कर लीजिए आप, कॉन्शियसनेस। तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? सोचिए तो, कॉन्शियसनेस दैट मीन्स किसी भी लिविंग बीइंग का, चाहे वो फिजिकल हो या इंटरनल हो, सराउंडिंग के लिए एक लाइन में कहें तो जो भी सराउंडिंग एक्टिविटी है उसके बारे में अवेयरनेस, दैट इज अवेयरनेस ऑफ
सराउंडिंग एक्टिविटी, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एक्टिविटी या फिर सराउंडिंग ऑफ एक्टिविटी। दैट मीन्स कहने का मतलब कोई है जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होता है। ह्यूमन बीइंग का स्पेशली बात करें तो इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सराउंडिंग जो हमारे आसपास है, आसपास जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसके बारे में जानकारी है, मतलब उस क्या होने वाला है, आसपास क्या हो रहा है, उसका मेरे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसके नॉलेज के साथ साथ उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर क्या होगा, या उससे बचने के लिए, उसको प्रिटेंड करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी नॉलेज है। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस का नॉलेज है, बट जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके पास कॉन्शियसनेस है। दैट मीन्स उनके सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट में जो जैसे बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसका इफेक्ट उस लिविंग बीइंग पर पड़ता ही पड़ता है। जैसे अगर कोई प्लांट है, प्लांट को अगर हम जैसे हम लोग काटते हैं तो प्लांट हमें कुछ नहीं करेगा, प्लांट हमें उसको उसके अगेंस्ट में हमें कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसे यह महसूस होता है, उसको ये इससे फर्क पड़ता है। बट अगर ह्यूमन बीइंग का बात करें तो कोई हमें एक तमाचा मारे तो क्या होगा, छट से उसे भी हम लोग एक तमाचा दे देते हैं, या फिर ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ है हमें। अगर कोई हम पर अटैक करता है तो उसका इफेक्ट आता है, या और हम उसका डिफेंडिंग करते हैं, तो हमारे पास डिफेंडिंग करने का क्षमता है, प्लांट के पास भी डिफेंडिंग करने का क्षमता है, बट वो शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम शो करते हैं ह्यूमन बीइंग। तो यही है हमारा कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स सराउंडिंग एक्टिविटी, जो भी आसपास जो एक्टिविटी होने वाले हैं उसके बारे में अवेयरनेस, नॉलेज, और उसका अगेंस्ट उसका क्या करना, रिस्पॉन्स देना। तो जितने भी लिविंग बीइंग हैं, वन थिंग कि लिविंग बीइंग जितने भी हैं उनके लिए कॉन्शियसनेस अपने आप में एक डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लिविंग बीइंग है उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, दैट मीन्स कहने का मतलब जैसे कोई प्लांट है या कोई भी बॉडी है, उसके पास कोई भी फैक्टर डाल रहा है, कोई केमिकल से डाल दिया, उससे उसको कुछ होना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या ऐसा संभव है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए? अगर कोई भी केमिकल्स हमारे ही बॉडी पर, अगर कोई केमिकल्स, अगर एसिड मान लेते हैं, कोई एसिड हमारे हथेली पर डाल दिया जाता, क्या वो हमारे हथेली पर कुछ नहीं करेगा? जो कुछ न कुछ करेगा। हमारी हथेली पर अपना अपने जो उसका इफेक्ट है, वो जो उसके पास कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी का इफेक्ट शो करेगा ही करेगा, और उससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या होगा, एक अजीब सा सेंसेशन महसूस होगा, उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाएगा। तो ये जो खुद का जो चाहे वो बाहरी एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो जो हो रहा है, उससे उसके बारे में हमें नॉलेज मिल रहा है, अवेयरनेस हो रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे जैसे क्या हमारे बॉडी में न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम है, जो भी एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, सेंसेशन को महसूस करते हैं। अंडरस्टैंड? तो कॉन्शियसनेस को भी क्या कह सकते हैं, consciousness is also the defining feature for living being। अगर इस तरह से कहें हम तो डिफाइनिंग फीचर जो लिविंग बीइंग है, जितने भी टोटल लिविंग बीइंग अभी तक हम लिविंग बीइंग के कैरेक्टर के बारे में पढ़े, स्टडी किए, उसमें डिफाइनिंग फीचर हमारे पास कितने आते हैं, देखिए तो डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ में इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ नॉन लिविंग में भी होता है, जैसे माउंटेन्स वगैरह हो गए, रॉक्स वगैरह, चट्टान वगैरह हो गए। रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन नहीं भी होता है, तो उसे लिविंग बीइंग से तो बाहर तो नहीं रख सकते हैं। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
बिल्कुल है, क्योंकि बिना सेल का सेलर ऑर्गेनाइजेशन, बिना सेल का या सेल के ग्रुप का किसी भी लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, ये क्या है? ये भी अपने आप में, ये जो 4 कैरेक्टर हैं डिफाइनिंग फीचर हैं। ये जो डिफाइनिंग फीचर के बारे में कभी कभी जो क्वेश्चन आता है नीट यूजी में कि कौन से जो आपको पास ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन में से आपको छांटना रहेगा कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो इसके लिए आपको ये सभी पता होना चाहिए कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो हमारा कंप्लीट होता है लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।